मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत किलेशन क्या है, किलेटीकरण किसको कहते हैं और उनका जो स्थायित्व है वो सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में अधिक होता है, क्यों होता है के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि बहुत सारे ऐसे संकुल यौगिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इसी प्रकार से COCl3.6NH3। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं, इन यौगिकों की जो संरचनाएं हैं वो बड़ी जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इनकी जो संरचनाओं को हम सामान्य जो VBT का सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम इन्हें समझाने में असमर्थ हैं। तो इन यौगिकों की संरचनाओं को समझाने के लिए 1893 में जर्मन रसायनज्ञ एल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की संरचनाओं को समझाने के लिए। इस सिद्धांत को हम वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात एल्फ्रेड वर्नर को उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए किए गए शोध कार्यों के आधार पर 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और इसी कारण वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उपसह संयोजक यौगिकों के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्नर सिद्धांत क्या है? वर्नर सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो निम्न प्रकार से हैं। देखिए इसके अंतर्गत पहला बिंदु कि प्रत्येक मेटल आयन के पास में दो प्रकार की संयोजकताएं विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं। पहला है इसके अंतर्गत ए बिंदु की प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और उसके बाद में दूसरी है बी, जिसको कहते हैं अपन सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। यानी दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर दो, दूसरा बिंदु, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी आयोनाइजेबल होती है, अर्थात उसका आयनीकरण संभव है और ये उस मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, केवल ऋण आवेशित आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। उसके बाद नंबर तीन, तीसरा बिंदु, सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइजेबल होती है, अर्थात उसका आयनीकरण संभव नहीं है, और ये उस धातु की उपसह संयोजक संख्या को प्रदर्शित करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा उदासीन होती है, संतुष्ट की जाती है। उसके बाद नंबर फोर्थ कि प्रत्येक मेटल की ये प्रकृति होती है कि वो दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करे, उदासीन करे। उसके बाद अगला बिंदु नंबर 5 कि प्राइमरी जो वैलेंसी है, जब भी हम संरचना लिखते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए नेगेटिव आयन को हम हमेशा डॉटेड लाइन के द्वारा, इस प्रकार से डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड को हम इस प्रकार से सीधे ये जो लाइन है इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, डैश के द्वारा, सीधा कंप्लीट लाइन है आपकी, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंतिम बिंदु इसका यह है कि जब भी हम यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो धातु आयन के साथ में जुड़े हुए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया कि स्क्वायर ब्रैकेट मेटल आयन और उसके साथ में सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी को उसके नेक्स्ट बाहर की तरफ, जिसके कि वो नेगेटिव जो आयन है उनके द्वारा वो उदासीन होती है।
तो ये मुख्य रूप से 6 बिंदु हैं इस वर्नर सिद्धांत के। अब अगला बिंदु हमारा है इसके अंतर्गत कि एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत का उपयोग क्या है। बिल्कुल सिंपल है कि जिस प्रकार से हमने ये बिंदु लिए हैं उनके आधार पर हम किसी संकुल यौगिक की ज्यामिति और उसकी संरचना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्नर सिद्धांत के आधार पर। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने कि ये जो COCl3 है, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड प्लस एक्वस NH3, एक्वस जलीय अमोनिया के भिन्न भिन्न अनुपात लेकर के उनके द्वारा यौगिक का निर्माण किया गया। तो हमें ये निम्न 6 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से यौगिक हैं देखिए। सबसे पहले COCl3 6NH3, इसका कलर है ऑरेंज येलो कलर का हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में COCl3, यहाँ पर 6NH3 था, 5NH3 एंड देन H2O, इसका कलर पिंक है। फिर उसके बाद COCl3 5NH3 पर्पल कलर है। फिर उसके बाद COCl3 4NH3 ग्रीन कलर है। उसके बाद COCl3 4NH3 पर्पल कलर है। अगेन इसका दोनों के अंदर डिफरेंस केवल कलर का है। COCl3 3NH3 और ब्लू ग्रीन कलर का हमें ये यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। और इनको कुछ जो यौगिक हैं उनको कॉमन नाम के द्वारा भी जाना जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर है उसको कहते हैं ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, सेकंड को रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, थर्ड को परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, और उसके बाद में फोर्थ को प्रिजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, और लास्ट में है ये आपका नंबर 5 वैलियो कोबाल्टिक क्लोराइड। नंबर 6 का नहीं है, इसके अंतर्गत कॉमन नाम नहीं है। तो देखिए ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुए हैं, अब इनके में से नंबर 1 को अगर बात करें अपन कि इसकी संरचना क्या होगी और हम कैसे इसको प्रमाणित करेंगे, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु लेते हैं अपन, इसका नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये जो यौगिक है इसकी जटिल संरचना कैसी है। बिल्कुल सिंपल कि इसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ प्रमाणित करेंगे इस बात को कि इसमें कौन सा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, प्राइमरी वैलेंस जुड़ा हुआ है या सेकेंडरी वैलेंस जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला बिंदु था ये आपका, देखिए इसमें कि एक्वस सॉल्यूशन किसका, इसकी बात करें अपन, इसका हम लेंगे जलीय विलयन पहले, कॉम्प्लेक्स जो भी बना उसका, प्लस इसकी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं तो AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। दोबारा देखिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो संकुल है पहले नंबर का, इसका जलीय विलयन लेंगे और उसका AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट PPT हमें प्राप्त होता है। यदि उस व्हाइट PPT में हम क्लोराइड आयनों की मात्रा निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसमें 3 क्लोराइड आयन उपस्थित हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि उसका आयनीकरण किसका हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी से, तो तीनों जो क्लोराइड आयन है ये आपके प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। ये प्रमाणित आपने कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ हैं वो। दूसरा बिंदु आपने किया, एक्वस सॉल्यूशन लिया इसी का संकुल यौगिक का, प्लस इसके साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हमने इसको गर्म किया तो इसमें से जो HCl गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है और उस गैस को हम कलेक्ट करते हैं और उसमें क्लोराइड आयनों की मात्रा निकालते हैं तो अगेन हमें 3 क्लोराइड आयनों की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है आपका कि इसको हम सांद्र HCl के साथ में गर्म करें तो इसके साथ में किसी भी प्रकार से NH3 गैस नहीं निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ में जुड़े हुए सभी NH3 अणु इसकी सेकेंडरी वैलेंसी के साथ जुड़े हुए हैं जिनका आयनीकरण संभव नहीं है। और अंत में नंबर 4 में आपने किया कि यदि हम कंडक्टोमीट्रिक मेजरमेंट के द्वारा ये ज्ञात करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं तो हमें मिलते हैं कि 4 आयन हैं। तो 4 आयन कैसे होंगे, इस प्रकार से COCl3, क्योंकि ये इसकी CONH3 6 एंड Cl3, यदि इसका हम विखंडन होता है कंडक्टोमीट्रिक अनुमापन में तो देखिए यहाँ पर ये 2 प्रकार के इस प्रकार से टूटता है। यहाँ से CONH3 6 प्लस 3 आयन, एक आयन तो ये है और 3 जो है इसके क्लोराइड आयन, टोटल 4 आयनों की पुष्टि ये करती है कि इसकी संरचना इस प्रकार की होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 जो NH3
अणु हैं वे सारे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन करते हैं, जबकि 3 जो क्लोराइड आयन हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को उदासीन करते हैं। बिल्कुल सिंपल। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर 2 को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप सबसे पहले, क्योंकि वर्नर सिद्धांत ये कहता था कि प्राइमरी वैलेंसी केवल किसके द्वारा उदासीन होती है, केवल उदासीन होती है ऋण आवेशित आयनों के द्वारा। तो इसमें 3 जो हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा उदासीन होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, चूंकि इनमें सभी के अंदर ये अष्टफलकीय ज्यामिति निर्माण करता है, बनाता है। कोबाल्ट जो है उसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय, अर्थात उसकी Cn का मान 6 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल लिगेंड 6 होने चाहिए। अब दूसरे केस में देखिए आप, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकता तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा कोबाल्ट और उसके बाद में इसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड, ये बाहर प्राइमरी वैलेंसी को उदासीन नहीं कर सकते। तो ये होगा आपका NH3 और दूसरा इसके अंदर H2O, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को ही उदासीन करेंगे प्राइमरी वैलेंसी में। ये ठीक इसी प्रकार से होगा। ये इसकी संरचनात्मक सूत्र हो गया इसका, कि ये इस प्रकार का इसका सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है इन्हीं बिंदुओं के आधार पर। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट सेम आएगा आपका, आप रिएक्शन कराएंगे इस संकुल आयन की, इसके साथ में संकुल यौगिक की एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। AgCl का अवक्षेप आएगा, इसके अंदर व्हाइट PPT हमें प्राप्त होता है। यदि हम उस व्हाइट PPT के अंदर क्लोराइड आयनों की मात्रा निकालेंगे 3 आएगी, अर्थात इसकी प्राइमरी वैलेंसी को वो उदासीन करते हैं। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट, यदि हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, गर्म करेंगे, HCl गैस निकलेगी, 3 क्लोराइड आयनों की पुष्टि होगी। ये ठीक इसी प्रकार से इसमें एक और है कि यदि हम इसको केवल गर्म करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक केवल गर्म करें तो यहाँ पर जो है H2O बाहर नहीं निकलता है, इसका मतलब H2O इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन करता है। ठीक इसी प्रकार कंसंट्रेटेड HCl के साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, NH3 गैस का नहीं निकलना प्रमाणित करता है कि इसमें जितने भी NH3 अणु हैं वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। तो H2O सेकेंडरी से, ये पांचों इसके सेकेंडरी वैलेंसी से। और यदि हम इसका यहाँ से जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं तो अगेन 3 और 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट NH3 एंड +3 आयन +3Cl माइनस, तो 3, 1 और 3, टोटल 4 जो है इसके अंदर आयनों की पुष्टि होती है। अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से होगा। यहाँ एक NH3, किसी भी NH3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बाई H2O, तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नंबर 3 COCl3 5NH3 केवल दे रखा है। तो यहाँ आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट सारे यही हैं। नंबर 3 ये वाला, तो इसकी संरचना क्या होगी, इसमें 5 दे रखे हैं, H2O इसके अंतर्गत है नहीं, तो यहाँ पर इसकी संरचना हो जाएगी Cl एंड ये हो जाएगा आपका Cl2, क्योंकि टोटल ये नंबर 6 होने हैं आपके, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 6 होने चाहिए। तो एक Cl अंदर होगा, क्योंकि नेगेटिव जो है वो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी को उदासीन कर सकता है, अंदर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन कर सकता है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद इसका जो विखंडन होगा वो कैसे होगा, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन के अंतर्गत अनुमापन में NH3 एंड Cl, तो इसके ऊपर हो जाएगा +2 एंड 2Cl माइनस, 2 इसके ऊपर बैलेंस बचेंगे और 2 Cl, अर्थात इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन होंगे 3, 2 और 1 3। आप इसको एक्सप्लेन कर दें। ये यहाँ से एक्वा सॉल्यूशन लेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgCl का अवक्षेप बनेगा। यदि उस अवक्षेप में क्लोराइड आयन की मात्रा का बाहर मात्रा निकालेंगे तो ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर केवल 2 जो क्लोराइड उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 3 जो क्लोराइड आयन थे उनमें से 2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी को उदासीन करते हैं, रिमेनिंग 1 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को, जैसा कि इसके अंतर्गत दे रखा है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से ये कि HCl गैस निकलेगी, 2 की पुष्टि होगी, 2 इसकी प्राइमरी को करते हैं, 1 इसकी सेकेंडरी को उदासीन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि NH3 का नहीं निकलना, इसका मतलब जितने भी NH3 मॉलिक्यूल हैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन करते हैं। और लास्ट में ये आपने कर दिया इसके अंतर्गत ये 3 आयनों की पुष्टि कि इसका इस प्रकार से विखंडन होता है। और जैसे ही ये करेंगे आप इसकी स्ट्रक्चर में आप यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि इसमें, क्योंकि ये जो H2O था, ये इस H2O के स्थान पे एक आ जाएगा Cl
और एक Cl यहाँ से डिलीट करना होगा जो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर 5 तो NH3 हैं, एक Cl, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन कर रहे हैं, और ये 2 Cl जो हैं डॉटेड लाइन के द्वारा ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को उदासीन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट में आएंगे फोर्थ, सारे जो टेस्ट हैं उसी प्रकार से होंगे। COCl3 4NH3, तो यहाँ पर मैं इसको 4 करता हूँ NH3, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये टोटल 6 मेंटेन करनी है आपको। और जैसे ही मैं इसको करूँगा यहाँ पर +1 और यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 2 आयनों की पुष्टि होती है नंबर 4 के अंदर। नंबर 5 में सेम है, लेकिन इनका कलर थोड़ा सा अलग है, एक में ग्रीन है दूसरे में पर्पल है। और अंत में नंबर 6 का जो है उसमें सिंपल दे रखा COCl3 3NH3, तो इसमें 3 है और ये पूरा 3 हो जाएगा, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। अर्थात इसकी जो ये करेंगे आप कंडक्टोमीट्रिक मेजरमेंट उसमें कि इसका किसी भी प्रकार से बैड कंडक्टर अर्थात कोई भी आयन इससे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका बीच में आयनों में टूटना संभव नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये सारे के सारे 3 + 3 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम वर्नर सिद्धांत के आधार पर जितने भी संकुल यौगिक दे रखे हैं उनकी ज्यामिति, उनके ये जो विभिन्न परीक्षण करके उसकी हम पुष्टि कर सकते हैं कि इनकी संरचना इस प्रकार से होगी, इनका फॉर्मूला, इनका सूत्र इस प्रकार से होगा। धन्यवाद। इसके पश्चात हम हमारा अगला बिंदु स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण, इनका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।